इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं होता। इतिहास उन पलों की कहानी है जब वक्त खुद एक नई करवट लेता है। तो चलिए, आज हम इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ पर चलते हैं जब हिंदुस्तान में एक सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब रहा था और एक नए साम्राज्य की तलवार एक नई तकदीर लिख रही थी। ये कहानी है साल 1526 की। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जिसने इस सरजमी का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे टकराव की जहां सदियों पुरानी सत्ताएं बिखर गईं और दिल्ली सल्तनत की राख से आग और बारूद के बीच जन्म हुआ एक नए साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य। लेकिन सवाल ये है कि 300 साल से ज्यादा पुरानी दिल्ली सल्तनत आखिर गिरी कैसे? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें उस दौर में थीं जब सल्तनत अंदर से खोखली हो रही थी और एक नई अफगान ताकत हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। तो उस वक्त दिल्ली के तख्त पर काबिज था लोधी वंश। ये हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला पहला अफगान वंश था। इसकी नींव बहलोल लोधी ने रखी थी और सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाकर इसे मजबूती भी दी। लेकिन हर मजबूत इमारत में कोई ना कोई दरार होती है, और लोधी सल्तनत की वो दरार था खुद सुल्तान इब्राहिम लोधी, एक ऐसा बादशाह जो घमंडी था और जिसे अपने ही सरदारों पर भरोसा नहीं था। और यही शक सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला था। और जब घर के ही लोग दुश्मन बन जाएं, तो बाहर वालों को तो मौका मिलता ही है। इब्राहिम लोधी से नाराज सरदारों ने एक ऐसा कदम उठाया जो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बनने वाला था। उन्होंने खत लिखा, एक ऐसा न्योता जो हिंदुस्तान का मुकद्दर बदलने वाला था। और ये न्योता भेजा गया काबुल में बैठे तैमूर के एक वंशज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। और बस उसी एक खत ने उस जंग की जमीन तैयार कर दी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वो मैदान था पानीपत का मैदान। पानीपत में सिर्फ 2 सेनाएं आमने सामने नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग युग टकरा रहे थे। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, कहते हैं लाखों सैनिक, हजारों हाथी, एक ऐसी ताकत जो दिखने में अजेय लगे। और दूसरी तरफ बाबर, जिसके पास सिपाही तो बहुत कम थे, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो लोधी की सेना ने पहले कभी देखी नहीं थी, बारूद और तोपें। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये एक जानलेवा चक्रव्यूह था। सोचिए, सामने से तोपें आग उगल रही हैं और जैसे ही दुश्मन की सेना में भगदड़ मचती है, अचानक दाएं और बाएं से तेज तर्रार घुड़सवार उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। यही थी तुलुगमा। लोधी की सेना इस तूफानी हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और जब उस दिन का सूरज डूबा तो पानीपत का मैदान लाशों से भरा हुआ था। उन्हीं लाशों के बीच दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी भी था, और उसके साथ ही दफन हो गई दिल्ली सल्तनत की 320 साल की हुकूमत। हिंदुस्तान के आसमान पर अब एक नया सूरज उगने वाला था, मुगलों का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दरअसल असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। मुगलों की ये जीत, ये नींव अभी बहुत कच्ची थी, और इस कच्ची नींव को हिलाने के लिए बिहार की जमीन से एक ऐसा अफगान शेर उठ खड़ा हुआ जिसका नाम था शेर शाह सूरी। बाबर के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं के लिए शेर शाह एक ऐसा तूफान साबित हुआ जो सब कुछ उड़ा ले गया। पहले 1539 में चौसा की जंग, फिर 1540 में कन्नौज की जंग। एक के बाद एक हार ने हुमायूं को इस कदर तोड़ा कि उसे अपना ही मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, और दिल्ली के तख्त पर अब सूरवंश का झंडा लहरा रहा था। इतिहास में कई बादशाह आए और गए जिन्होंने दशकों तक राज किया, लेकिन ये वो बादशाह था जिसने सिर्फ 5 साल हुकूमत की, और इन 5 सालों में उसने वो कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाने वाला था। सोचिए, आज हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव उसी ने रखी। उसने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, ताकि व्यापार और सेनाएं तेजी से चल सकें। उसने जमीन को नपवाया, किसानों को पट्टा दिया ताकि सरकार और किसान के बीच सीधा रिश्ता बने। और उसका कानून और इंसाफ वो इतना सख्त था कि कहते हैं कि उसके राज में कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए कई इतिहासकार शेरशाह को सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारत का पहला आधुनिक प्रशासक मानते हैं।
उसकी बनाई व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि बाद में खुद मुगल बादशाह अकबर ने उसी के मॉडल को अपनाकर अपने साम्राज्य को चलाया। एक तरफ दिल्ली में शेर शाह का सितारा बुलंदी पर था, लेकिन दूसरी तरफ हजारों मील दूर एक बेतख्त बादशाह, एक हरा हुआ शहंशाह अंधेरों में अपना वजूद तलाश रहा था। हुमायूं की कहानी बड़ी अजीब है। वो एक अच्छा इंसान था, इसमें कोई शक नहीं, पढ़ा लिखा, नर्म दिल, लेकिन एक बादशाह होने के लिए जो सख्ती और दूर की सोचने की काबिलियत चाहिए, वो शायद उसमें नहीं थी। और इतिहास अच्छे इंसानों को नहीं, काबिल बादशाहों को याद रखता है। 15 साल, सोचिए, पूरे 15 साल तक वो तख्तो ताज के बिना परदेस में भटकता रहा। उसने फारस में पनाह ली और वापसी का इंतजार करता रहा। 1555 में उससे मौका मिला और उसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस बादशाह की पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए गुजरी, उसकी मौत भी लड़खड़ाकर ही हुई, अपनी ही बनाई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं का राज भले ही छोटा और उथल-पुथल से भरा रहा, लेकिन उसकी वापसी एक मामूली घटना नहीं थी। उसी ने उस मुगल साम्राज्य की नींव को दोबारा मजबूत किया, जिसे हिंदुस्तान पर अगले 300 साल तक हुकूमत करनी थी। और यह सिर्फ एक बादशाह की वापसी नहीं थी, ये 2 तहजीबों का संगम था। हुमायूं जब ईरान से लौटा तो वो अकेला नहीं लौटा, वो अपने साथ फारसी कला, फारसी आर्किटेक्चर और फारसी अदब का खजाना लेकर आया। और इसी खजाने ने आगे चलकर मुगल दरबार और संस्कृति को वो शक्ल दी जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। लेकिन हुमायूं की अचानक मौत सल्तनत को एक बहुत नाजुक मोड़ पर छोड़ गई। अब तख्त पर बैठा एक 13 साल का लड़का अकबर, एक ऐसा साम्राज्य जो अभी अभी दोबारा हासिल किया गया था, चारों तरफ दुश्मन और बादशाह सिर्फ एक बच्चा। सवाल ये था कि क्या ये लड़का इस बिखरी हुई विरासत को एक अजीम सल्तनत में बदल पाएगा, या मुगलों का ये चिराग जलने से पहले ही बुझ जाएगा? इसका जवाब खुद वक्त को देना था।